हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th विषय विज्ञान और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हमने पहले जो टॉपिक पढ़ लिए थे वो टॉपिक ये थे कि अम्ल और क्षार किस प्रकार गुण दर्शाते हैं। फिर हमने देखे थे कि सूचक क्या होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल और क्षारों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो रासायनिक गुण किस प्रकार से बनते हैं। वास्तविकता में हम लोग अगर उसको लिखना चाहे, एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो लिख देंगे कि भाई अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बना रहा है, अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बना रहा है, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या यौगिक बनाते हैं। तो वो तो हम लोग सीधी सी लिख देंगे। लेकिन एनसीईआरटी का जो बेस बनता है, एनसीईआरटी कहता है कि डू एंड लर्न, खुद ही करें और उसको सीखें। तो उसके लिए हम लोग क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हमारी बुक्स के अंदर भी इसको दिया गया है। तो हम लोग एक एक क्रियाकलाप के आधार पर इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब जो रासायनिक गुण हम लोगों को देखने हैं वो क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं। पहला क्रियाकलाप जो इसके अंतर्गत आता है वो क्रियाकलाप बता रहा है कि अम्लों और क्षारों की अगर हम लोग धातुओं से क्रिया करें तो क्या होता है। जब हम लोग अम्लों की क्रिया धातुओं से करते हैं तो उससे संबंधित हमारे पास में क्रियाकलाप है 2.3 नाम से क्रियाकलाप अपने पास में है, जिसके अंदर हम लोगों को बताया गया है कि क्या करना होता है। कि जब हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस क्रियाकलाप के अंतर्गत ये करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाला अपनों ने 5 ml। ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लेते हैं और इसके अंदर हम लोगों को जिंक डालना होता है, दानेदार जिंक इसके अंदर डालते हैं हम लोग। जिंक डाला, उसके बाद में एक गैस निकलती है। उस उत्सर्जित गैस का नाम क्या होता है, वह उत्सर्जित गैस किस प्रकार से अपनी क्रियाशीलता दर्शाती है जब हम लोग उसको मोमबत्ती के सामने लेकर जाते हैं। तो हम लोगों को इसके साथ में ये देखना है, वास्तविकता में इसमें ये देखना है कि अम्ल जब धातु से क्रिया करती है तो क्या उसमें परिवर्तन आता है और निकलने वाली गैस कौन सी होती है और उसका जलन जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने के साथ में वो किस प्रकार से जलती है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि जलती हुई मोमबत्ती निकल इसके साथ में ले जाएंगे तो क्या परिवर्तन अपने को दिखेगा, उससे संबंधित अपने को प्रेक्षण देखना है। तो जब हम लोग इस क्रियाकलाप को करते हैं, वास्तव में प्रयोगशाला के अंदर करते हैं, तो हमारे पास में ये सिचुएशन बनती है। ये हमारे पास में पूरा का पूरा सेटअप होता है। परख नली लेते हैं हम लोग, कॉर्क की सहायता से इसको बंद करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर हम लोग उसमें जब जिंक के दाने डालते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर हम लोग इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया देखें तो इसके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से होगी। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन हम लोग लिख सकते हैं, वो इस प्रकार से होगी कि H2SO4 प्लस जिंक। जब हम इसके ऊपर जिंक डालते हैं, दानेदार जिंक, ये टुकड़े होते हैं जिंक के, इसको हम लोग जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। इसमें डालने पर यहाँ से जो यहाँ पर कंपाउंड बनता है, जिंक के साथ में सल्फेट बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक सल्फेट। एक प्रतिस्थापन प्रकार की विक्रिया करता है, ये प्रतिस्थापन या विस्थापन प्रकार की विक्रिया। और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो रहती है इस जिंक के दानों के ऊपर पहले लगती है, उसके बाद में क्या होती है कि ये यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ से निकलकर निकास नली जो रहती है, जिसको हम लोग प्रवाह नली कह रहे हैं यहाँ पर, तो प्रवाह नली की सहायता से निकलकर साबुन का विलयन रख रखा है, उस साबुन के विलयन में से होती हुई बाहर की ओर निकलती है। और जब हम इसको मोमबत्ती की सहायता से जलाते हैं तो विस्फोट के साथ में या फटफट ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस जलती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर प्रकृति अपने को मिल जाती है कि ये गैस किस प्रकार की है। ये गैस ज्वलनशील प्रकृति की होती है। तो ये ज्वलनशील प्रकृति की गैस यहाँ से बाहर निकलती है। ये इसका मेन मतलब निकलता है इस क्रियाकलाप का कि जब हम लोग जिंक को H2SO4 के साथ में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनेगा और H2 बनेगा। जिंक सल्फेट इसी विलयन में रहेगा। यहाँ पर जो जिंक सल्फेट बनता है वो जिंक सल्फेट इसी नली के अंदर रह जाएगा, ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले रहेंगे वो यहाँ से निकलेंगे और इस नली में से होकर, ये कॉर्क है, इस कॉर्क रबर का कॉर्क रहता है, इसमें नली लगी रहती है। तो नली इसमें से आर पार निकलती है रबर के कॉर्क में से। तो वो नली जो आर पार निकल रही है यहाँ से ये कांच की रहती है, ये कांच की रहती है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब इस नली को अंदर डालते हैं तो इसमें से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस इसमें से प्रवाहित होकर साबुन के पानी में से होकर निकलकर मोमबत्ती से जब हम इसको जलाते हैं तो फट ध्वनि के साथ में वह जलती है। तो ये जिंक सल्फेट इसी विलयन के अंदर रह जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम लोग एक इस पर क्या निष्कर्ष
निकाल सकते हैं जब हम लोग इसको अन्य कुछ अम्लों के साथ में करते हैं। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ही ये परिवर्तन होता है, दूसरे अम्लों के साथ में ये परिवर्तन होता है या नहीं होता है? तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो दूसरे अम्ल डालेंगे तो दूसरे अम्लों के साथ में भी यही परिवर्तन होगा। जैसा कि अपनों ने अगर HCl ले लिया तो HCl के साथ में जिंक डालेंगे तो ये बना देगा जिंक क्लोराइड, अपनी संयोजकता के अनुसार क्रिया करेगा ये और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। तो कहने का मतलब जिंक के साथ में जब हम अम्ल बदल देते हैं तब भी अभिक्रिया इसी प्रकार से होती है। जब हम लोग एसिटिक एसिड के साथ में क्रिया कराएंगे तब भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मुख्य सार इसका या निष्कर्ष इसका यह निकलता है और इस निष्कर्ष से हम लोग जो सूत्र बनाएंगे वो ये बनता है कि जो धातुएं रहती है, धातु जो रहेगी, ये धातुएं जैसे जिंक हुआ या दूसरी कोई अगर एक्टिव धातु मैग्नीशियम ली है, एल्यूमिनियम लिया है, तो ये धातुएं जो रहती है ये धातुएं अम्लों के साथ में क्रिया करती है और अम्ल के साथ में क्रिया करके अम्ल जैसे HCl लिया, H2SO4 लिया या फिर एसिटिक एसिड लिया, कुछ भी लिया, तो वहां पर एक पदार्थ बनाती है जिसको हम लोग लवण कहते हैं। ये वाला पदार्थ जो बन रहा है जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट यहाँ पर लवण है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर जिंक सल्फेट, इसका नाम लिख रहे हैं, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर लवण बन रहा है ये। और एक और इसमें से जो निकलती है गैस, उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। तो धातुओं के साथ में जब हम लोग अम्लों की क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस होती है। इस क्रियाकलाप का यह निष्कर्ष निकलता है और यही इसका मेन सूत्र होता है। अगर हम लोग धातु बदल देंगे या अम्ल बदल देंगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलना बंद नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही सही। तो एक क्रियाकलाप है जिसकी सहायता से अपनों ने ये देखा है। अब हम लोग अगर ये क्रिया क्षारों के साथ में करते हैं, उसका क्रियाकलाप भी दे रखा है, 2.4 करके उसका क्रियाकलाप दे रखा है। तो क्षारों के साथ में भी क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है उनको एक एक से समझ लेते हैं। उसको हम चित्र के द्वारा अपनों ने समझाया है, चित्र बना दिया है इधर की साइड पर। और दानेदार जिंक इसके अंदर H2SO4 के अंदर डालेंगे तो क्रिया करेंगे, तो उसके क्रिया करने के दौरान इसकी सतह पर आप क्या देखते हैं, जब ये प्रश्न है तो इसकी सतह पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर इसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले अपने को इसमें मिलेंगे। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर, ये जो जिंक है इस जिंक के ऊपर भी अपने को हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मिलेंगे, क्योंकि वही बुलबुले आगे जाकर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे साबुन के पानी में। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए, अपनों ने उसको साबुन के विलयन में प्रवाहित किया था। जलती हुई मोमबत्ती निकलने वाली गैस के पास ले जाइए। जब अपन इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती लेकर गए तो क्या हुआ था, ये एक विस्फोट के साथ में ये जलती है। विस्फोट यहाँ पर पट फट जो साइम बता रखा है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं इसको कि विस्फोट के साथ में ये जलती है। आप क्या परीक्षण करते हैं, तो हमारा परीक्षण यही था कि धातुओं के साथ में या इसके साथ में क्रिया करने से हाइड्रोजन गैस निकलती है जो विस्फोट के साथ में जल रही है। और अन्य अम्लों के साथ में जब इसकी क्रिया कराते हैं तब भी अपने को हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्योंकि इसमें लिख रखा है अगली लाइन की प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न है। तो प्रेक्षण समान है, हमारा प्रेक्षण इसको जलाने से संबंधित था, तो हमारा प्रेक्षण समान है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमारा क्रियाकलाप था। अगला क्रियाकलाप हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्रियाकलाप क्या रहेगा। अब हम दूसरा वाला क्रियाकलाप देख लेते हैं, जो धातुओं से जब हम क्रिया करवाते हैं क्षार की। पहले हमने देख लिया था अम्ल की क्रिया में अपनों ने क्या देखा था कि अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जब हम लोग इसकी क्रिया धातु के लिए करते हैं, क्षार के साथ में करते हैं, तो उसके लिए क्रियाकलाप दे रखा अपने बुक के अंदर 2.4। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। एक परख नली ले लेते हैं हम लोग, और उसके अंदर अगर हम लोग जिंक के टुकड़े ले लेते हैं, मतलब परख नली इस तरह से हम लोग बना देते हैं यहाँ पर। वैसे तो आप हमको पुराने चित्र की सहायता से ही भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब हम लोग इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, इधर की साइड पर जिंक के टुकड़े डाल दिए, और ये है परख नली, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, परख नली कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, जिंक के टुकड़े हैं, ठीक है। जिंक धातु होती है, जिंक Zn जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर अपने को डालना है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो विलयन के रूप में
रहता है NaOH एक्वस रहता है। एक्वस मतलब एक्चुअल में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जल के अंदर डालकर उसका विलयन बनाया जाता है। जैसा कि नमक का विलयन हम लोग जल में बनाते हैं, उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल के अंदर विलयन बना लेते हैं। उस विलयन को जब हम इसके अंदर डालेंगे, ये 2 ml ले रखा, 2 ml से 3 ml भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसके अंदर डालते हैं तो इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन उसी प्रकार से होता है जैसे पहले हुआ था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनने लगती है और वह बुलबुलों के रूप में बाहर की ओर निकलने लगती है। तो इसके अंदर हमारा प्रेक्षण जो रहता है उसके अनुसार हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर जो इसका निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये होता है कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भी निकलती है। हाइड्रोजन गैस का निष्कासन इसमें भी होता है, और जब हम इस गैस को जलाएंगे तो इसमें वही बात है, हाइड्रोजन गैस है वो किसी के द्वारा भी बनो उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, मतलब वह विस्फोटक प्रकार की गैस है। जब हम इसको जलाएंगे तो ज्वलनशीलता दर्शाती है। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है हमारे पास में, इस क्रियाकलाप का जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये कहते हैं, इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष ये निकलता है कि क्षार जो रहती है वह धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जैसे कि अम्ल बना रही थी। लेकिन यहाँ पर सभी धातुएं जो रहती है वो ये क्रिया नहीं करती है। जिंक जो रहती है, जिंक क्रियाशील धातु है ये, तो जिंक जो रहती है वह क्षार के साथ में क्रिया करके, क्षार हमारा क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं, NaOH एक्वस रहता है, ये जलीय विलयन के अंदर है ये। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब जिंक को डालते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है, ये सोडियम जिंकेट है, जिंकेट पदार्थ है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है जब सोडियम के साथ जो हमारा क्रियाकलाप है उसके अनुसार देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर खास बात ध्यान रखेंगे कि सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है ना। कब नहीं करती है, जब वह क्षार के साथ में क्रिया करती है। तो हमारे क्रियाकलाप के अनुसार हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये लवण बनता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि हमारे क्रियाकलाप में अगर दूसरी मेटल होती है, यहाँ पर इनर्ट मेटल होती है, जैसा कि हमारे पास में गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो वो क्रिया इसके साथ में नहीं करती क्योंकि वो कम क्रियाशील धातुएं होती है। तो ये इसका क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलाप के द्वारा जो क्रियाकलाप अपनों ने देखे थे उन क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकल गया अपने पास में कि अम्ल जो रहती है वो धातु के साथ में लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर रही है, और क्षार जो रहता है ये क्षार भी विस्थापित कर रहा है, लेकिन क्षार भी धातु के साथ में क्रिया करके लवण बना रहा है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी क्षारों के साथ, सभी धातुएं जो रहती है क्षारों के साथ में इस प्रकार से परिवर्तन नहीं करती है। तो ये इसका एक रासायनिक गुण था जो धातुओं से क्रिया थी, अम्लों और क्षारों की। अगला क्रियाकलाप देखकर हम लोग अगले रासायनिक गुण जैसा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसका अवलोकन करेंगे।